पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके राजा विक्रमादित्य तोमर को शमशाबाद का जागीरदार बना दिया, किंतु विक्रमादित्य शमशाबाद जाने की बजाय अपने परिवार को लेकर आगरा के किले में रहने लगा। इस काल में दिल्ली सल्तनत की सीमा चित्तौड़ राज्य से लगती थी। उन दिनों महाराणा सांगा चित्तौड़ पर राज्य करता था। भारत के इतिहास में महाराणा सांगा अपनी तरह का अकेला वीर हुआ है। उसका पूरा जीवन युद्ध के मैदानों में बीता था और उसके शरीर में 80 घावों के निशान थे जो उसे युद्धों के मैदानों से मिले थे। इन युद्धों में राणा सांगा ने अपनी एक आंख, एक पैर और एक हाथ गंवाए थे। जिस तरह लोदी सुल्तान भारत के हिंदू राजाओं को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत को फिर से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक कालीन सल्तनत की तरह विशाल बनाना चाहते थे, उसी तरह महाराणा सांगा का स्वप्न था कि भारत से म्लेच्छों का राज्य समाप्त करके फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की जाए। इसलिए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी के समय से ही दिल्ली सल्तनत के इलाके छीनने आरंभ कर दिए थे और सिकंदर लोदी महाराणा सांगा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाया था। फिर भी सिकंदर लोदी ने चंदेरी पर अधिकार करके मेवाड़ के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। जब सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक हुआ तो भी महाराणा सांगा की कार्यवाहियां जारी रहीं। इस कारण इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकरा गईं। इब्राहिम के सुल्तान बनते ही महाराणा सांगा ने हाड़ौती की सीमा पर स्थित खातोली गांव के निकट इब्राहिम लोदी की सेना में कसकर मार लगाई। इब्राहिम लोदी तो युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर भाग गया, किंतु उसका एक शहजादा महाराणा सांगा के हाथों पकड़ा गया, जिसे सांगा ने कुछ दिनों बाद उदारता दिखाते हुए जीवित ही छोड़ दिया। इस युद्ध में महाराणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया और घुटने में एक तीर लगने से वह सदा के लिए लंगड़ा हो गया। ईस्वी 1518 में सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में धौलपुर के निकट लड़ाई हुई। महाराणा ने सुल्तान की सेना को युद्ध के मैदान से भाग जाने पर विवश कर दिया तथा भागती हुई सेना का बयाना तक पीछा किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मालवा की तरफ का कुछ भाग दिल्ली सल्तनत से निकलकर मेवाड़ राज्य को मिल गया। अब इब्राहिम लोदी राणा सांगा का सामना करने के लिए स्वयं आगे बढ़ा। इस युद्ध में किसी भी पक्ष को सफलता नहीं मिली और दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट गईं। कुछ समय उपरांत राणा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम लोदी उसे वापस लेने में असमर्थ रहा। उन्हीं दिनों जब मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय के विरुद्ध उसके अमीरों ने षड्यंत्र किया तो महमूद मांडू से भाग निकला। अमीरों ने उसके भाई साहिब खां को मालवा का सुल्तान बना दिया। ऐसी स्थिति में मेदिनी राय नामक एक हिंदू सरदार ने महमूद द्वितीय की बड़ी सहायता की तथा साहिब खां को परास्त करके महमूद को फिर से मालवा का सुल्तान बना दिया। महमूद ने मेदिनी राय को मालवा राज्य का प्रधानमंत्री बना लिया। मालवा के विद्रोही अमीरों ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से यह कहकर सहायता मांगी कि मालवा का राज्य हिंदुओं के हाथों में चला गया है तथा महमूद तो नाम मात्र का सुल्तान रह गया है। इस पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने साहिब खां को 12,000 सैनिकों की एक सेना प्रदान की। साहिब खां की सहायता के लिए गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भी मालवा की ओर बढ़ा। मेदिनी राय ने इन दोनों सेनाओं को पराजित कर दिया और मालवा में महमूद का राज्य स्थिर कर दिया। निराश अमीरों ने
मेदिनी राय के विरुद्ध महमूद के कान भरने शुरू किए। इस पर महमूद ने मेदिनी राय को मारने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के कारण मेदिनी राय बुरी तरह घायल हो गया, किंतु जीवित बच गया। इसके बाद मेदिनी राय सतर्क रहने लगा तथा 500 राजपूतों के साथ सुल्तान के महल में जाने लगा। इस पर महमूद भयभीत होकर गुजरात भाग गया। कुछ समय बाद महमूद ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर की सेना को अपने साथ लेकर मांडू पर आक्रमण किया। इस पर मेदिनी राय मांडू दुर्ग की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंपकर महाराणा सांगा से सहायता मांगने के लिए चित्तौड़ पहुंचा। महाराणा ने मेदिनी राय के साथ मांडू को प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में ज्ञात हुआ कि मुजफ्फर शाह ने हजारों राजपूतों को मारकर मांडू पर अधिकार कर लिया है तथा महमूद को फिर से मालवा का सुल्तान बना दिया है। महाराणा सांगा मेदिनी राय को लेकर मार्ग से ही चित्तौड़ लौट आया तथा उसने गागरौन एवं चंदौरी के दुर्ग मेदिनी राय को जागीर में दे दिए। ईस्वी 1519 में मांडू के सुल्तान महमूद द्वितीय ने गुजरात की सेना के भरोसे गागरौन पर चढ़ाई की। गागरौन पर इस समय मेदिनी राय का प्रतिनिधि भीमकरण दुर्गपति के रूप में नियुक्त था। महाराणा सांगा ने भी अपनी सेना लेकर महमूद के विरुद्ध प्रस्थान किया। सांगा ने मालवा के 30 प्रमुख अमीर मार डाले तथा गुजरात की समस्त सेना को नष्ट कर दिया। गुजरात का सेनापति आसफ खां बुरी तरह घायल हुआ तथा उसका पुत्र मारा गया। मालवा का सुल्तान महमूद द्वितीय भी युद्ध क्षेत्र में घायल होकर गिर गया। महाराणा सांगा ने महमूद को युद्ध के मैदान से उठवाकर अपने तंबू में पहुंचाया तथा उसके घावों का उपचार करवाकर अपने साथ चित्तौड़ ले गया और कैद में रख दिया। जिस समय मालवा का सुल्तान महमूद राणा सांगा के हाथों कैद हुआ, उस समय महमूद के पास एक रत्नजटित मुकुट और सोने की एक कमर पेटी भी थी। राणा सांगा ने सुल्तान से ये दोनों वस्तुएं ले ली। ईस्वी 1520 में गुजरात तथा मालवा ने मिलकर एक साथ महाराणा सांगा पर चढ़ाई की, किंतु सांगा ने उन्हें परास्त कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह का पुत्र बहादुर शाह अपने 2 भाइयों चांद खां तथा इब्राहिम खां के साथ महाराणा सांगा की शरण में आया। महाराणा ने बहादुर शाह तथा उसके भाइयों को उनके परिवारों सहित आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, तब महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध की भूमिका नए सिरे से तैयार हो गई। इसका कारण यह था कि महाराणा सांगा मालवा के खिलजी राज्य को नष्ट करके उसे मेवाड़ में मिलाना चाहता था, जबकि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी भी यही सपना देख रहा था। इस प्रकार उस काल में दिल्ली, गुजरात, मालवा तथा मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि जो दिल्ली सल्तनत मालवा एवं गुजरात के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों को फूटी आंख नहीं देख सकती थी, वही दिल्ली अब उन दोनों राज्यों की संरक्षक बनने का प्रयास करने लगी तथा महाराणा सांगा अकेला ही इन तीनों मुस्लिम राज्यों से मोर्चा ले रहा था। कर्नल टॉड के अनुसार महाराणा सांगा ने दिल्ली एवं मालवा के सुल्तानों से 18 लड़ाइयां की। अगली कड़ी में देखिए, अपने अमीरों के खून का प्यासा था इब्राहिम लोदी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।